Hello, investors. Welcome to Best Mutual Funds 2025. By the way, लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं. मैं कार्ड्स ऊपर डाल दूंगा और यहां आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. इन वीडियोस को भी जरूर देख लेना. अब ये आज की कैटेगरी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसकी रेलेवेंस काफी हद तक कम हुई है न्यू टैक्स रिजीम आने के बाद से. उसके पहले तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी. अब इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का एक प्रो और एक कॉन है इन दिस न्यू सिनारियो जो मैं डिस्कस करूंगा. और फिर मैं ऑफ कोर्स आपको बताऊंगा कि इस साल का फिनोलॉजी रेसिपी बेस्ट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड या टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड कौन सा है. दिस इज प्रांजल कामरा विद फिनोलॉजी फॉर इन्वेस्टर्स. अब देखो, सबसे पहले बुराई से शुरुआत करते हैं. बुराई को पहले हम रास्ते से हटाते हैं. तो इस कैटेगरी के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसमें 3 साल का लॉक इन है. जो पैसा आपने डाल दिया 3 साल के लिए वो पैसा फंस गया. और जब हम म्यूचुअल फंड की स्टॉक्स की बात करते हैं तो एक बिगेस्ट एडवांटेज हम डिस्कस यही करते हैं कि आज पैसा डालो, कल परसों निकाल लो. ये फ्लेक्सिबिलिटी इस कैटेगरी को बहुत अच्छा बनाती है. लेकिन पर्टिकुलरली ईएलएसएस में आप 3 साल तक पैसा नहीं निकाल पाओगे. तो एक बड़ा प्रो जो जनरली है म्यूचुअल फंड्स का वो यहां नहीं है. तो अगर आपको लगता है कि आप म्यूचुअल फंड्स के साथ अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप श्योर नहीं हो, आपको तो बस डाल के देखना है कैसा फील होता है, आप 3 साल नहीं रह सकते हो. वैसे तो 3 साल अगर आप नहीं रह सकते हो तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में आना ही नहीं चाहिए. लेकिन कई बार हमें लगता है कि नहीं, मैं रहने का सोचता तो हूं 4 साल 5 साल, लेकिन जस्ट इन केस कुछ हो गया तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. तो ये कैटेगरी आपके लिए है ही नहीं. अब यही जो इसका कौन है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रो भी है जिससे मैं आऊंगा कि ये कैटेगरी या ये फंड किसके लिए है. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करो अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है, या आप ये वीडियो भी देखो अपना टाइम वेस्ट करो अगर ये आपके लिए सूटेबल नहीं है. तो मैं प्रो बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा किसके लिए है किसके लिए नहीं, ताकि यू कैन डिसाइड आपको आगे का वीडियो देखना है कि नहीं देखना है. तो अगर आपको ये फील होता है ना, ये बहुत बड़ा प्रो है. अगर किसी को ये फील होता है कि मेरे पास पैसे हैं जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता भी हूं, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे में डिसिप्लिन की कमी है, कभी इंपल्स में आके लैक ऑफ डिसिप्लिन के कारण बिना किसी एसेंशियल जरूरत के भी मैं पैसा निकाल लेता हूं, उस पैसे से कोई ऐसी जगह पे खर्च कर देता हूं जो मैं रिग्रेट करता हूं. तो ऐसा अगर आपका टेम्परामेंट है, यू फील स्ट्रगलिंग विद डिसिप्लिन, तो ये कैटेगरी बहुत अच्छी है. आप पैसा डाल दोगे, अब आप में डिसिप्लिन हो या ना हो, 3 साल निकाल ही नहीं पाओगे. तो इसलिए ये कैटेगरी बल्कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. तो मेरे लिए जो इसका कौन है वो इसका सबसे बड़ा प्रो भी है. अब हम आते हैं कि ये कैटेगरी किसके लिए है. ये कैटेगरी आपके लिए है अगर आप एक बिगनर हो और आपको लगता है कि नहीं, मैं इंपल्सिवली डिसीजंस लेता हूं. तो अगर आप एक बिगनर हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना चाहते हो, आपके कोई शॉर्ट टर्म गोल्स अभी नहीं है जिसके लिए आप कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ये कैटेगरी बहुत अच्छी है. 99% इन्वेस्टर्स से ज्यादा डिसिप्लिन्ड तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकोगे. सेकेंड इज, अगर आपको लगता है कि यू हैव कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल्ड विथ डिसिप्लिन या मोमेंटम, आप इन्वेस्ट करके हमेशा निकाल लेते हो, तो आप बिगनर नहीं हो, आप कई सालों से ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप कभी भी कॉर्पस क्रिएट नहीं कर पाते. थोड़ा सा बढ़ता है, आप फंड को रिडीम कर देते हो, तो रियल वेल्थ नहीं क्रिएट हो रही. दिस इज द कैटेगरी फॉर यू. आपको यहां इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए. और ऑफ कोर्स अगर आप अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो टैक्स प्लानिंग के लिए ये फंड अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. स्मॉलेस्ट लॉक इन है, 3 साल से ज्यादा का लॉक इन होता है. बाकी प्रोडक्ट्स में रिटर्न्स हाईएस्ट है. ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी है, रिस्क भी है, लेकिन लोएस्ट लॉक इन, पोटेंशियली हाईएस्ट रिटर्न्स और 80C का एग्जेम्पशन भी 1.5 लाख रुपए तक का. तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा टैक्स सेविंग पैकेज ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन. तो ये 3 कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो, दिस इज द फंड फॉर यू और आपको आगे ये वीडियो देखना चाहिए. तो अब चलें फंड सिलेक्शन की तरफ, कैसे हमने फंड सिलेक्ट किया, और फंड रिवील की तरफ. तो देखो, इस कैटेगरी में, इनफैक्ट ज्यादातर कैटेगरीज में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रोलिंग रिटर्न्स, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न. जैसे आज से 5 साल पहले का देख लिया, आज से 3 साल तक का रिटर्न देख लिया. इसमें ना कई बार टाइम बायस आ जाता है कि हो सकता है वो फंड जस्ट 5 साल पहले ही लॉन्च हुआ, उस समय मार्केट बहुत गिरा हुआ था, और आज हम देख रहे हैं मार्केट बढ़ा हुआ है तो वो फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है. तो पॉइंट टू पॉइंट में बायसनेस आ जाता है. रोलिंग रिटर्न, अगर एक लंबे पीरियड का टाइम इंटरवल्स को तोड़ तोड़ के देखा जाए तो एक ज्यादा कंसिस्टेंट पिक्चर मिलती है. तो ये हमारे लिए यूजुअली वन ऑफ द फर्स्ट फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया होता है. तो इस कैटेगरी को जब हमने देखा तो 39 फंड्स अवेलेबल थे, और इन 39 फंड्स में से सिर्फ 20 फंड ऐसे थे जिसने ओवर द लॉन्ग टर्म अपने रेलेवेंट बेंचमार्क को बीट किया है.
तो 39 में से 19 फंड्स एलिमिनेट हो गए और 20 फंड्स बचे। अब जब हम सेकेंड स्टेप पे आए कि इन 20 फंड्स में कौन, तो ईएलएसएस कैटेगरी के साथ भी थोड़ा सा, उतना तो नहीं लेकिन थोड़ा सा लार्ज कैप वाला प्रॉब्लम है कि ये फंड्स भी ये फंड्स ज्यादा लार्ज कैप बायस रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, यानी इनके लिए आउटस्टैंडिंग अल्फा जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और चाहिए भी नहीं। ये इन फंड्स का पहला पर्पस है टैक्स सेविंग, दूसरा पर्पस है डिसिप्लिन, रिटर्न्स लाने के लिए बाकी कैटेगरीज है। तो आई अंडरस्टैंड दिस अप्रोच एंड आई लाइक दिस बैलेंस्ड अप्रोच। इनफैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईएलएसएस जहां लोग डिसिप्लिन और टैक्स सेविंग के लिए आ रहे हैं वहां बहुत ज्यादा कोई रिस्क ले ले और उस रिस्क के चक्कर में खराब समय में नेगेटिव रिटर्न्स आ जाए। तो इस कैटेगरी में एक्स्ट्रा रिस्क ना लेना इज गुड। एक और कारण से इट्स गुड बिकॉज अगर मैं चाहता हूं कि यार ये फंड मैनेजर ना बदल गया है या अब मेरे को फंड का जैसा ऑपरेशन चल रहा है वो पसंद नहीं है, मुझे निकलना है, तो इन्वेस्टर निकल तो नहीं सकता, यानी इन्वेस्टर फंस जाएगा। तो ऐसे में मैं नहीं चाहता कि हमारे इन्वेस्टर्स किसी एग्रेसिव या वॉलेटाइल फंड में फंस जाए लैक ऑफ एग्जिट ऑप्शन के कारण। इसीलिए भी यहां सेफ्टी और स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। तो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा इस कैटेगरी को हम नहीं देखना चाहते। तो जब आप रिटर्न्स के बेसिस पे प्योरली फिल्टर आउट नहीं करना चाहते और ये सेफ्टी ओरिएंटेड फंड्स की तरफ आप जा रहे हो, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक्सपेंसेस कंट्रोल हो। जैसे इंडेक्स फंड हमने पहले वीडियो में पिक किया था, जब आप ब्लाइंडली रिटर्न्स के पीछे नहीं जा रहे हो, कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, तो एक्सपेंसेस को मैनेज करना एक फंड हाउस के लिए बहुत जरूरी है। तो जब हमने एक्सपेंसेस का फिल्टर लगाया तो हमें 3 ऐसे फंड मिले जो अपनी कैटेगरी एवरेज से कम एक्सपेंस रेशो चार्ज करते हैं। तो आफ्टर द एक्सपेंस रेशो जो हमने कैटेगरी से मैच किया, थर्ड फिल्टर था रेप्यूटेशन, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एएमसी। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक एएमसी का एक फंड तो बहुत हीरो है, 4 फंड बहुत बुरा कर रहे हैं। तो हमें ओवरऑल देखना था कि फंड एसेट गैदरर है या एसेट मैनेजर है। वो अच्छा एसेट गैदर करते हैं बहुत सारे पैसे लोगों से, या फंड को अच्छे से मैनेज करते हैं। तो फिर हमने एक्सपेंस रेशो कंपेयर किया कैटेगरी एवरेज से, कंसिस्टेंसी, रेप्यूटेशन एंड ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द एएमसी। तो जब हमने ये 3 चीजें की तो हमें 3 एएमसीज के ईएलएसएस फंड मिले, पराग पारेख, कोटक, मिराय एसेट। तीनों के ही ईएलएसएस फंड्स की मैं बात कर रहा हूं। अब सबसे पहले पराग पारेख के साथ एक प्रॉब्लम ये था कि तीनों में सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशो इसी फंड का था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो पराग पारेख का टैक्स सेवर वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा ओवरलैप है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। एंड वी फील कि अगर किसी को पराग पारेख वाले अप्रोच के साथ जाना है तो देन द बेटर अप्रोच इज कि वो फ्लेक्सी कैप फंड में जाए। और एनीवेज दोनों फंड लेना सेंस नहीं बनाता है। तो क्योंकि बहुत सिमिलैरिटी थी दोनों फंड्स में और मैं नहीं चाहता आपके पास एक ही एएमसी के दोनों फंड हो, इसीलिए इस कैटेगरी में वी हैड टू रिजेक्ट। ऑल्सो तीनों में एक्सपेंस रेशो सबसे ज्यादा इन्हीं का था, ये रिजेक्ट हुआ। अब बचा था कोटक और मिराय एसेट। अब हमने इसमें से चूज किया मिराय एसेट। 2 रीजंस। पहला रीजन, हमने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो में एक कैटेगरी में ऑलरेडी कोटक के फंड को रिकमेंड किया है, कोटक के फंड को बेस्ट बताया है। और मैं थोड़ा अपने व्यूअर्स के लिए चाहता हूं कि वो एएमसी में भी डाइवर्सिफाइड रहे, बहुत ज्यादा एएमसी रिस्क उनके ऊपर ना आए कि उस एएमसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, मेरे पास 2-3 फंड थे उस एएमसी के और मेरा लिक्विडिटी अटक गई या कुछ भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग एएमसी इस साल से डाइवर्सिफाइड रखना चाहते हैं, एक एएमसी का एक से ऊपर फंड ना हो। एक ये कारण था कि हमने कोटक को रिजेक्ट किया, वो ऑलरेडी एक कैटेगरी में है। और दूसरा, क्योंकि बहुत तरीके से परफॉर्मेंस वाइज, रोलिंग रिटर्न्स वाइज, एक्सपेंस रेशियो वाइज, बहुत तरीकों में मिराय एसेट और कोटक सिमिलर थे। तो बहुत ज्यादा ये ऑब्वियस चॉइस नहीं थी कि नहीं कोटक ही बेटर है। एनीवेज दोनों में से हम कुछ भी पिक कर सकते थे। मैंने आपको एक रीजन बताया कोटक ना चूज करने का। अनदर रीजन वाज हमने पिछले साल मिराय एसेट का टैक्स सेवर फंड पिक किया था। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि जब तक कोई मेजर कारण ना हो हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलें, बिना कारण अपने लोगों को ये ना कहें कि इसको स्टॉप करो, अब ये नया खरीदो। एनीवेज किसी एएमसी से हमारा कोई स्पॉन्सरशिप, कोई फी, कोई कमीशन, कोई टाइप तो है नहीं। तो देन व्हाई शुड वी मेक पीपल सफर? आपको ये स्टॉप कराएं, आपको वो चालू करवाएं। ये एसेट गैदरर्स करते हैं जिनको कमीशन ज्यादा मिल रहा होता है।
हमारे लिए तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। किसी एएमसी से 1 रुपया ना चाहिए, ना हम ले सकते हैं, ना कभी लेंगे किसी भी तरीके से। तो इसलिए कन्वीनियंस, कंसिस्टेंसी, ये सबके लिए जरूरी है कि जब तक कोई रीजन ना हो, वी डोंट चेंज अ फंड विदाउट एनी रीजन। तो इस साल का भी हमारा ईएलएसएस पिक है मिराय एसेट का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। आप हर बार की तरह, मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस कैटेगरी को लेके, तो कमेंट कर दीजिए। जैसे आपने देखा होगा, मैंने लार्ज कैप के 2 वीडियोस बनाए, उसमें जो भी क्वेरीज थी वो आंसर की इस वीडियो में। उसी तरीके से आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट करिए। मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा ईएलएसएस फंड पिक Q&A 1-2 दिन में, जहां मैं आपके ये क्वेरीज को आंसर कर दूंगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।